हाँ सर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज है हमारे साथ मिस्टर अर्पित, जो एक आईएफएससी ग्रेड ए के ऑफिसर बन चुके हैं। अगर आईएफएससी की सक्सेस स्टोरी की बात करूं मैं स्पेसिफिकली अर्पित की, तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक, आईएफएससी एग्जामिनेशन को क्लियर करने की जर्नी, और एक इनकी पर्सनल जर्नी, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने इनका सपोर्ट करा, बहुत ही फाइनेंशियल क्रंच में टाइम में, और आज एक आईएफएससी ग्रेड ए के ऑफिसर। तो अर्पित, पहले हम बात करना चाहेंगे इस आईएफएससी ग्रेड एग्जामिनेशन के स्पेसिफिक, कि आपने इस एग्जामिनेशन को कैसे प्रिपेयर करा। बट बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स जो ये देख रहे हैं वीडियो को, आप प्लीज इनकी पर्सनल स्टोरी को मिस ना करें, जो सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो अर्पित, पहले आप आईएफएससी एग्जामिनेशन के बारे में बताएं कि आपने इस एग्जामिनेशन के बारे में क्या सोचा, क्योंकि सेकंड टाइम भी रिक्रूटमेंट हो रही है। तो क्यों इस एग्जामिनेशन को टारगेट करा, क्या रीजन थे, और कैसे आपने इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करा। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और प्लेटफॉर्म दिया आपका कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूं। तो सर, आईएफएससी की जर्नी जो रही मेरी, वो स्टार्ट ही फरवरी के बाद। जब पिछले बार फरवरी में नोटिफिकेशन आया था 2023 में, तब मैं उतना सीरियस नहीं था इस एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन था। तो मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान से इसको प्रिपरेशन नहीं किया। मेरा फोकस आरबीआई पे था। तो मैंने इसका प्री क्लियर कर लिया, पर मेंस नहीं क्लियर कर पाया था। और फिर मेरा आरबीआई भी नहीं हुआ। फिर मैंने, जैसे इस साल नोटिफिकेशन आया, शायद 28 मार्च 2024 को आया था। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब यही एग्जाम को टारगेट करना है, क्योंकि मेरे कुछ प्रीवियस एग्जाम में मैं एक विशेष साइकिल में फंस गया था सर। क्योंकि जनवरी में पहले सीबी आता है तो उसका करो, फिर उसका प्री हो जा रहा था तो मेंस नहीं हो रहा था, फिर तुरंत आरबीआई आ जा रही थी, फिर उसको करो, फिर उसका भी वही हो रहा था, फिर फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा था, फिर उसका नाबार्ड आ जा रहा था। तो मैं मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर रहा था और एक के ऊपर फोकस नहीं कर रहा था। शायद ये मेरा सबसे बड़ा फेलियर रहा उस टाइम पीरियड में। तो मैंने इस साल पर डिसाइड किया कि ये मेरा फाइनल, मैं इस बार आखिरी लास्ट अटेम्प्ट दूंगा मेरा जर्नी का, कॉम्पिटेटिव का। और सिर्फ एक ही एग्जाम पे फोकस करूंगा, और मैंने सिर्फ आईएफएससी के ऊपर फोकस किया। और बाय गॉड ग्रेस की उन्होंने एक्सटेंशन देते रहे फॉर्म भरने में, तो टाइम ज्यादा मिल गया और प्रिपरेशन के लिए। और उसी टाइम पीरियड में दूसरी भी एग्जाम शेड्यूल्स होती रही, पर मेरा फोकस सिर्फ इसी पे रहा, क्योंकि इसका प्री और सीबी का मेन साथ में आ चुका था। फिर इसका मेंस और आरबीआई और नाबार्ड का मेन साथ में आया था। तो मैं सोचा सिर्फ मैं एक ही एग्जाम पे टारगेट करूंगा और किसी और पे नहीं करूंगा। तो मैंने फिर सबसे पहले फेज 1 और फेज 2 का दोनों का प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया, क्योंकि कुछ चीजें काफी सिमिलर थी और कुछ नहीं भी थी। फेज 1 ज्यादा सब्जेक्ट्स थे उसमें, तो उसको ज्यादा फोकस करना था, तो मैंने फेज 1 के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। 6-7 घंटे फेज 1 पे दिया और 2-3 घंटे फेज 2 पे भी दिया, जैसे उसमें ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स थे, कुछ बजट इकोनॉमिक सर्वे के कुछ क्वेश्चंस रहे, और इंश्योरेंस और पेंशन। वैसे पेंशन तो 1-2 दिन में ही खत्म हो जाता है फेज 2 का, वो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रहा। पर हम्म। इंश्योरेंस के बहुत डीप है, इंश्योरेंस इस बार काफी डीप क्वेश्चंस आए थे इंश्योरेंस में। और फेज 1 के रिगार्डिंग जो मैक्सिमम सोर्सेज रहे, जो आपको मतलब अवेलेबल ही थे ऑनलाइन में, जैसे मैं जो कोर्स थे मेरे वाले उसमें। तो मैं, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के कारण मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े कुछ कंसेप्ट समझने में, जैसे बैलेंस शीट है, कॉस्ट एंड अकाउंटिंग अकाउंटेंसी थी, और फाइनेंस था। तो मैं काफ़ी टाइम पहले से भी कुछ आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहा था 18-19 से, तो फाइनेंस का थोड़ा बहुत मेरा बैकग्राउंड बन चुका था, पर कॉमर्स का नहीं बना था। तो मैंने जो चीज़ें हो सकती थी कॉमर्स और अकाउंटेंसी की, ज़्यादा डीप में ना जाके जो बेसिक फाउंडेशन है उसके ऊपर ही फोकस किया। तो क्योंकि इसी कट ऑफ तो प्री डिसाइडेड है, एकदम ज़्यादा मार्क्स तो लेना नहीं है। तो उतना फोकस करो जितना अपना एग्जाम क्लियर हो जाए, ओवर भी नहीं और कम भी नहीं। और कॉमर्स अकाउंटेंसी का वैसे ही रहा, और फाइनेंस और मैनेजमेंट ने मेरा आरबीआई का पहले थोड़ा प्रिपरेशन रहा था, तो उसका मुझे सपोर्ट मिला। और इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स तो थोड़ा हो जाता है, पर माइक्रो में थोड़ी मुझे काफ़ी डिफिकल्टी आई, तो मैंने माइक्रो में थोड़े कम ही टॉपिक्स किए, और ज़्यादा फोकस मेरा मैक्रो में रहा। तो इस तरीके से फिर फेज 1 में भी मेरा थोड़ा अच्छा ही एक चला गया कॉस्टिंग रह पेपर, गया, तो मुझे एक कॉस्टिंग रह गया बस। हाँ। हाँ, कॉस्टिंग कॉस्ट। में भी सर चीजें बहुत सारी थी, हाँ। हम्म। तो जो कॉस्ट थी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, जो स्टैंडर्ड है उसका जो फाउंडेशन है वो पढ़ लिया, पर उससे ज्यादा मैंने जो उसका पार्ट 2 था, जिसमें सिक्स सिग्मा, और वो जो लीन दूसरे, सिस्टम। हाँ, लीन लीन सिस्टम सिस्टम एंड जो इनोवेशन वाला, क्योंकि उसके भी 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते थे। तो मैंने, मतलब और क्लियर करने के लिए वो काफी है। कुछ हाँ, टॉपिक्स वो आइडेंटिफाई करने की क्लियर, फेज वन क्लियर हो जाए। हम्म। हाँ, उतना ही पढ़ोगे जितना फेसन हो जाए। और जो पेपर 1 है जिसमें कॉन्ट रेजिंग इंग्लिश जीए है,
तो उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी उतना नहीं आता जितना आरबीआई का आता है। तो उससे क्वेश्चंस काफी जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने उसके ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं सोचा था टेस्ट सीरीज लगा लूंगा तो उसमें कवर अप हो जाएंगे। तो इसलिए उसका मेरा क्लियर हो गया था। उसमें शायद मुझे टोटल फेज 1 और फेज 2 के मिलाएंगे तो 129 मार्क्स आए थे इस बार, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के, आउट ऑफ टू हम्म। हंड्रेड और मेंस के ऊपर जो मेरा फोकस रहा उसमें मेरा फेज 2 का सर मेरा आपका कोर्स था ही पूरा। उससे मैं आपके जो नोट्स थे एकदम क्रिस्प एंड क्लियर थे, वीडियोस भी शॉर्ट्स थी। और हर एक वो एक्चुअली पूरी बाइफरकेटेड होने के कारण उसमें ज़्यादा टाइम एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ रहा था। मेरा जो एक टॉपिक चूज किया, जैसे मैंने आज पहला टॉपिक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के ऊपर है, तो उसके रिगार्डिंग जो वीडियोस है वो देख लिया और उसके लिए नोट्स निकाल लिया। और सबसे अच्छा था कि सर आपके नोट्स पूरे के पूरे डाउनलोडेबल थे। मैं पहले प्रिंट निकाल लेता था पढ़ने के पहले, आपका वीडियो देखा, फिर नोट्स में से प्रिंट पढ़ ली एक बार, और फिर उसी नोट्स को 2 बार इवनिंग में फिर रिवाइज कर लिया। मॉर्निंग में पहले पूरा वीडियो देखा, फिर नोट्स पढ़ा, और सोने से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लिया। इसी तरीके से मैंने उसका प्रिपरेशन किया। तो और इंश्योरेंस के सेक्शन में मुझे लगा कि मेरा एलआईसी का बैकग्राउंड होने के कारण उसके कुछ जो टफ क्वेश्चंस आ गए थे इस बार, उसका मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला। तो फाइनली मेरा फेज 2 भी अच्छे से क्लियर होगा। और नहीं। डिस्क्रिप्टिव में मेरा थोड़ा पेपर छूटने के चांसेस आ गए थे कि मेरा छूट जाएगा पेपर एकदम, क्योंकि टाइम काफी कम बचा हम्म। था, पर समहाउ मैंने मैनेज कर दिया, तो एकदम कुछ थोड़ा सा छूट भी गया था। कुछ लाइंस रह गई होंगी एंडिंग में, कुछ वर्ड्स शायद रह गए थे, पर मैंने समहाउ कंप्लीट कर लिया था उसको। तो इस तरीके से मेरा फेज 2 भी क्लियर हुआ, और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा सर। जो पैनल था वो बहुत ही लीनियंट सपोर्टिव था, ज्यादा टफ नहीं था। और उन्होंने पूरे क्वेश्चन सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर पूछा, एलआईसी वाई यू लेफ्ट एलआईसी, व्हाट आर द रीजंस, और एलआईसी और इंश्योरेंस मार्केट में क्या है, आर्बिट्रेशन सेंटर के बारे में कुछ चीजें पूछी गई। और जो मैंने खुद अपना बताया था कि आपने एलआईसी क्यों छोड़ दिया, इंश्योरेंस के बारे में आपका क्या सोचना वगैरह है, तो मैंने बताया था सर कि इंश्योरेंस में इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। इंश्योरेंस का जो इन्वेस्टमेंट साथ में आ रहा है, तो इंश्योरेंस सेपरेट होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट सेपरेट होना चाहिए। एंडोमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों का प्रीमियम काफी ज्यादा होता है और रिटर्न्स कम हम्म। होते हैं। वहीं करेक्ट। आप टर्म प्लान ले लीजिए, वो कि वो मैंडेटरी है, और इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है जो उससे ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड भी आपका खुद का करेक्ट। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, करेक्ट। ईटीएफ है, इंडेक्स फंड है। तो वो हम्म। शायद उनको बातें सही लगी, और उन्होंने पूछा था कि एजेंट तो मीडिएटर का रोल प्ले करता है, तो आपके लिए सबसे बड़ा मीडिएटर तो बैंक है, तो आप बैंक्स को हम्म। कैसे देखते हो? मैंने कहा, सर बैंक जो है वो पूरी रिस्क बियर कर रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट की। कि अगर हम्म। मैंने कुछ पैसा बैंक में रखा है और एफडी है, तो वो तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, पर जो एजेंट्स है एलआईसी का, वो तो एक मीडिएटर है, उसके ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए वो हम्म। डिमिशिंग हो सकता है, पर बैंक वैसा नहीं हो सकती है। और कुछ पॉलिसीज सर आईआरडीए की ऐसी आई थी जिस कारण एजेंट्स बहुत नाराज थे। उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे थे कि मतलब उनका कमीशंस भी कम हो गए थे, और सरेंडर वैल्यू भी बढ़ाने को बोला था, और उसका टाइम पीरियड भी कम किया था, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो काफी हेल्दी कन्वर्सेशन रहा, पर्सनल क्वेश्चंस एक भी नहीं पूछे गए सर, और सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस पे पूरा क्वेश्चन एक्सपीरियंस रहे। के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। वो इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस फिर बढ़िया ही रहा उस तरीके से, क्योंकि आपने प्रोफेशनल हाँ अपनी जो जर्नी थी उसमें अच्छे तरीके से काम करा था, तो आपको उस तरीके का बेनिफिट काफी मिला। इसके बाद हाँ, थोड़ा अर्पित, हंसता चलो। खेलता भी रहा, थोड़ी हंसी मजाक भी हो गई थी वहां पे। नहीं कि नहीं, अच्छी बात है वो तो। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, हम्म। एक क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के बारे में बताइए, तो मैंने बताया था कि कमिटी बैठी है और उनके एमएस शाहू सर है। तो बोले आप एमएस हम्म। शाहू सर के बारे में क्या जानते हो बताओ। मैंने कहा सर मैं उतना ज्यादा जानता नहीं, नाम मेरी कभी उनसे पर्सनली मुलाकात भी नहीं हुई है। तो बोले हम्म। वो सामने ही मेरे बाजू बैठे हैं, आप इनसे मिल लो, यही एमएस शाहू सर है। तो फिर सब हंसने लग गए। अरे तो बढ़िया हो गया, क्या इसी चक्कर में तो सिलेक्शन नहीं हो गया कि कॉमेडी वगैरह होगी फिर तो। हाँ, वहाँ थोड़ी बहुत कॉमेडी हो गई थी। नहीं नहीं। अच्छा था मतलब सब। नहीं नहीं, गुड गुड गुड। चलो अर्पित, ये तो चलो आपका प्रिपरेशन हो गया, आपने आरबीआई के लिए पढ़ा, अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा, तो उसके पास एक बेस था आपका कि आपको एग्जामिनेशन देने कैसे, एक आइडिया था। फिर उसके बाद आईएफएससी के लिए हाँ आपने सर। हमारे कोर्स को रेफर करा, इस एग्जामिनेशन को इवेंचुअली फिर क्लियर करा। देखो, जो इम्पैक्ट रहता है हम्म। सिलेक्शन या ना सिलेक्शन का, वो दो तीन क्वेश्चन का रहता है। तो उसका क्रेडिट मैं आपके एलआईसी के एक्सपीरियंस को देना चाहूंगा, ना कि मैं अपने आप को। आपने एलआईसी में जो काम करा उसका कोई ना कोई बेनिफिट रहा आपके, फिर इस तरीके से एग्जामिनेशन निकला। ये तो चलो ठीक है अर्पित, आपने पेपर निकाला। बट इसके साथ जो सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इनकी लाइफ का मेरे को लगा, वो था इनकी लाइफ की स्टोरी। जो अर्पित ने फर्स्ट जॉब करी एज एन इवेंट मैनेजर, उसमें एक डेली वेजेस के ऊपर काम करा, ₹110 पे अर्पित ने काम करा स्टार्टिंग में पर डे। और फिर फर्स्ट जॉब लगी ₹18,000 की 2000 आई गेस 14 में, 2014 के 14 में, अंदर। हाँ सर, हाँ सर। और फिर उसके बाद अब एकदम ही आईएफएससी ग्रेड ऑफिसर, लगता है कि आगे जाके लाइफ
आप काफी अच्छे तरीके से व्यतीत कर पाएंगे फाइनेंशियल टर्म्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पहले बहुत फाइनेंशियल डिफिकल्टी को फेस करा था, अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट करा। तो वो सारी स्टोरी अब आप अर्पित शेयर कर सकते हैं। सर, जो टेंथ, आफ्टर टेंथ मैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया था। तो ड्यूरिंग पॉलिटेक्निक मेरा जब सेकेंड ईयर था तो मेरी मम्मी को डेंगू हो गया था। तो उसमें हमारे बहुत सारे पैसे चले गए थे। उस टाइम हेल्थ इंश्योरेंस की उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, हमारे पास भी नहीं था। तो हमारा जो हमने एक फ्लैट लिया था हमको वो भी बेचना पड़ा, और दूसरे लोगों को भी हमारे ऊपर डेट हो गया था काफ़ी। तो पैसे भी नहीं थे, फीस भी भरनी थी कॉलेज वगैरह की। तो मुझे लगा क्या करे क्या करे, कुछ समझ नहीं आया। तो मेरा एक फ्रेंड है वो इवेंट में जाता था, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे जा सकते हैं। तो मैंने बोला चलो यार, कुछ नहीं से कुछ सही। तो मेरे जैसे एग्जाम खत्म हुए थर्ड सेम के, तो मैं बोला टेंथ को सब खत्म हो गए और इलेवेंथ को मैं बोला चलो चलेंगे। तो 11 दिसंबर 2009 से मैंने वहाँ काम स्टार्ट किया था। तब मुझे 110 रुपीज़ पर डे के मिलेंगे बोले। मैंने तो मुझे लगा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, देखा जाएगा। क्योंकि कुछ नहीं है तो कुछ तो बहुत सही हो जाएगा ना। तो फिर मैंने तब से स्टार्ट किया। तो उस टाइम, उस दिन से लेके तो मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होने तक सर मैं सिर्फ 4 या 5 घंटे ही सो पाया मेरे लाइफ में। क्योंकि मुझे 6 बजे मॉर्निंग में 5:30 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि 6 बजे की तो क्लास रहती थी, ट्यूशन्स वगैरह। और वो 8 बजे तक ट्यूशन चलती थी, 8 साढ़े 8 तक, और 9 साढ़े 9 तक कॉलेज पहुंचो। वही कॉलेज खत्म हो जाता था 5 साढ़े 5 बजे, और मुझे 6 बजे इवेंट में जाना पड़ता था। तो फिर 6 बजे इवेंट में पहुंचेंगे तो इवेंट कभी कभी 1 2 3 बज जाती थी, कभी 3:30 भी बज जाती थी। मैं तो 4 बजे भी घर पे आके सो जाऊँ, ऐसे तो बहुत दिन हम्म। रहे। और फिर हम्म। मॉर्निंग में उठ के 6 बजे जाना ही होगी ट्यूशन में, अपन ने फीस दी तो उसको एक भी दिन मिस नहीं कर सकते। तो पॉली भी और इंजीनियरिंग भी ये मेरा ऐसा ही रहा। तो और इंक्लूडिंग संडे तो मैं मॉर्निंग 6 से जा रहा हूँ तो रात को 2 3 बज जा रही है। ओहो। सिर्फ अगर मैं ब्रेकफास्ट या कभी लंच करने का मौका मिल रहा है तो ही बैठ रहा हूँ, नहीं तो ऑल टाइम खड़े रहना पड़ता था। तो बहुत ये डिफिकल्ट उस फेस, दिन, हाँ। हाँ 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 हाँ। पर वो स्ट्रगल ने मैंने बहुत कुछ सीखा सर। वहाँ मेरे कई बड़े बड़े लोगों से मुलाकात भी हुई, कई कॉरपोरेट के बड़े बड़े लीडर से भी मैं मिला, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट से भी मेरी मुलाकात हुई पर्सनली भी। तो वहां से जो मुझे मोटिवेशन मिला है कि अपन लाइफ में और अच्छा भी कर सकते हैं। हम जहाँ हैं अभी हमने वहीं स्टक नहीं रहना चाहिए। फिर इंजीनियरिंग के बाद जब कंप्लीट हुई तो मुझे मैं सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स में एज अ एग्जीक्यूटिव मुझे रोल मिला वहाँ पे। तब वहाँ पे मेरी कुछ 13 सितंबर 2014 से स्टार्ट हुआ था वो। तब 18,000 कुछ इन हैंड सैलरी थी वहाँ मेरी। और मेरा पूरा ट्रैवलिंग जॉब था। मैं नागपुर से बेसिकली हूँ, तो नागपुर में मुझे एक ही दिन रहना था, बाकी दिन पूरा विदर्भ रीजन है, गढ़चिरौली से बुल्ढाना काफ़ी बड़ा एरिया है, तो मुझे ट्रैवलिंग करते रहना पड़ता था। तो वहाँ पे हमारे जो ब्रांच मैनेजर थे मेरे, वो IIM अहमदाबाद से पास आउट थे। तो उन्होंने, ड्यूरिंग मैं उनके साथ ट्रैवलिंग में जाता था, तो उन्होंने ट्रैवलिंग में जाते थे, हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी पर्सनल बातें बताई। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने IIM अहमदाबाद से कैसे किया, क्या है आगे इन फ्यूचर स्कोप क्या है। तो उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन और गाइडेंस मिला कि हम ये चीज कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो मैंने काफी दिन सोचा और उसके बारे में स्टडी किया। तब तक इंटरनेट वगैरह का बूम आ चुका था, जियो वगैरह आ गया था। तो और जियो में जब स्टार्टिंग में थी तो जियो वाले लोग भी सैमसंग के साथ घूमते ही थे, हमारा टाई अप भी हुआ था। तो मुझे बहुत उसमें सब उन लोग से मुलाकात भी हुई। तो सर बोले, मैंने सोचा चलो रिस्क लेते हैं। तो फिर मैंने 7 अप्रैल 2017 को रिजाइन कर दिया सैमसंग से और प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मेरे कुछ जो फ्रेंड्स थे इंजीनियरिंग के, वो बैंक और इंश्योरेंस में लग गए थे। तो उन्होंने बोला कि तू बैंकिंग और इंश्योरेंस भी पढ़ ले, कॉन्ट रेजनिंग इंग्लिश ही तो पढ़ना है, तो वो भी दे देना, जॉब लग गई तो अच्छी बात है। मैं बोला चलो ये भी ट्राई कर लेंगे। तो फिर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की मेरी। तो फिर 2 साल लग गए सर उसमें। तो मुझे फिर LIC में मेरा एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर सिलेक्शन हुआ। तो मैंने 2 दिसंबर 2019 को एज अ ADO, पहले ADO होता है असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, तो वो मैंने ज्वाइन किया, नहीं अप्रेंटाइज डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं उसको। तो तब अच्छा था, उस समय कुछ 21 बेसिक था और 35,000 कुछ ग्रॉस सैलरी आती थी स्टार्टिंग में। अच्छा। हम्म। और उसी टाइम दिसंबर के एंडिंग में मुझे IIM कोझिकोड से भी वो मैं कैट भी दिया था मैंने, वो अच्छा चला गया था। तो IIM कोझिकोड से आया था। तो पर मैं फर्दर प्रोसेस के लिए गया ही नहीं, जो इंटरव्यू वगैरह की स्टेज होती है। क्योंकि मैं उस जब सैमसंग छोड़ने के बाद जो मेरे पास पहले की थोड़ी सेविंग्स थी वो खत्म हो गई थी। और कुछ मैंने डेट भी ले लिया था मेरे फ्रेंड से, क्योंकि एग्जाम के फॉर्म भरने थे और रनिंग कॉस्ट तो रहती ही है, नेट वगैरह ये वगैरह के लिए। तो मैं सोचा चलो अपन जॉब ही कर लेते हैं, अब और फैमिली को भी सपोर्ट दे देंगे। और बाय गॉड ग्रेस मुझे लगता है कि शायद वो मेरा सबसे अच्छा डिसीजन रहा LIC ज्वाइन करना। क्योंकि मार्च में फिर कोविड आ गया था। और कोविड आने के बाद में सिर्फ मेरी फैमिली में मैं ही ऐसा पर्सन था जो अर्न कर रहा था। क्योंकि हम रेंट के घर में रह रहे थे, तो घर का रेंट देना है, खाना रहना है, मेडिकल के इश्यूज भी है।
तो मुझे वो बहुत सपोर्ट रहा कि मैंने एलआईसी ज्वाइन किया। और एलआईसी में फिर मैं कंफर्म भी हुआ, टारगेट वगैरह कंप्लीट करने होते सर वहाँ पे। तो वो कंप्लीट करने के बाद मैं 1 डेढ़ साल सोचा, फिर मैं मुझे लगा कि यार हम शायद एलआईसी में ज़्यादा समय रह नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी एक्चुअली रूरल पोस्टिंग थी। और वहाँ की मतलब पर कैपिटा इनकम भी लोगों की बहुत कम थी, और टारगेट्स भी रहते थे। और मैं चीज़ें बदल रही है समय के साथ, डिजिटल हो रहा है वर्ल्ड। और इंश्योरेंस भी हम्म। लोग डिजिटल में ज़्यादा प्रेफरेंस थी। परफेक्ट। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आए जिन्होंने बोला कि आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत करो। तो ऐसी भी अच्छा। पब्लिसिटी चली, तो मैं बोला अभी तो अपनी स्टार्टिंग है, अपन ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका हम्म। टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो 3 साल में आपको एलआईसी सर निकाल देती है, टर्मिनेट कर देती है। तो अपन अच्छा। आज मेरे ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, शादी नहीं हुई थी, कुछ नहीं थी, तो मैं सोचा अभी अपन थोड़ी और रिस्क ले सकते हैं। तो मैंने पेरेंट्स से सब थोड़ी परमिशन ली, और उन्होंने, उनके पास तो कुछ भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं, सपोर्ट नहीं है। मेरी मम्मी का बुटीक है, टेलरिंग का काम है। और पापा तो अभी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी कोविड के बाद हेल्थ खराब हो गई थी। और मेरी बहन जॉब पे लग गई थी, तो उन्होंने बोला कि हम सपोर्ट करेंगे, हम फैमिली संभालेंगे, तेरी इच्छा है तो तू कर ले। मैंने बोला तो उनका इतना सपोर्ट रहा मुझे मेंटली भी, कि मेरी बहन ने थोड़ा सपोर्ट कर लिया मेरी फैमिली को फाइनेंशियली। और मैंने पढ़ाई करने का डिसीजन लिया, मतलब छोड़ के एक बार करते हैं। फिर वही विशेष साइकिल में थोड़ा फंस रहा था कि पहले आरबीआई, फिर नबार्ड से ही भी दो, फिर आरबीआई दो, नबार्ड दो। फिर मेरा कुछ हुआ नहीं था इस साल, और मेरा आरआरबी स्केल 2 का भी इंटरव्यू था। वो भी मेरा 1 मार्क से रह गया था। तो वो भी मेरा हुआ नहीं था। फिर मैं सोचा इस बार अब आईएफएससी का है, तो मैं इस बार टोटली सिर्फ और सिर्फ आईएफएससी पे फोकस करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लास्ट चांस देके देखेंगे, नहीं तो फिर जहाँ जिंदगी ले जाए। और मैंने 100% सिर्फ आईएफएससी पे फोकस हम्म। किया सर। और बैंक। बाय गॉड ग्रेस मेरा ये फाइनल रिजल्ट आया, पर मेरा इसमें प्रिपरेशन का जो कंट्रीब्यूशन है सर, वो सिर्फ और सिर्फ 50% या उससे भी कम मैं बोलूंगा। और 60% से 50% जो कंट्रीब्यूशन रहा सर, वो लोगों की ब्लेसिंग्स का रहा। बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने मेरे लिए इस जॉब के लिए दुआएं मांगी। मेरी मम्मी डेली मॉर्निंग में 4 बजे उठ रही है, दिया लगा रही है, प्रार्थना अलग प्रेयर कर रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड की मम्मी है, वो भी वैसा कर रहे हैं, उसके दादा दादी, मेरे नाना नानी भी वैसे ही कर रहे थे। और ऐसे कई सारे लोग जो जुड़े, जिन्होंने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं मांगी, प्रेयर की। तो उनकी दुआओं के साथ मैं शायद इस मुकाम को हासिल कर पाया हूं, ऐसा मुझे लगता है। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है सर। ऐसे कई लोग भी जिनको मैं नहीं जानता हूं, मेरी मम्मी ने उन लोगों को बोला कि इनके लिए, इसके लिए करना है, इसका एग्जाम है। और उनकी बूढ़े बुजुर्ग जो इतने हैं ओल्ड एज वाले, उनकी दुआएं लग गई, और सर उनके ब्लेसिंग से मैं यहाँ पहुंचा हुआ हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अर्पित, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। मेरे को लगता है कि आगे जो एस्पिरेंट्स एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो किसी ना किसी पार्ट आपकी लाइफ से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे और इस एग्जामिनेशन को सीरियसली प्रिपेयर करेंगे। थोड़ा सा लक का मैटर तो रहता ही है, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर शायद 1 या 2 मार्क भी नहीं है, क्योंकि आज का इतना कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है कि हाँ आप सर। ऑल इन जाते हैं, उसमें भी आप बहुत कम मार्क्स से कभी कभी रह जाते हैं। तो काफी बच्चों को मैं भी जानता हूँ जो आईएफएससी का एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाए, बट उन्होंने पूरा साल लगा दिया इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने में। तो उनको बस यही मैं बोलता हूँ कि बस ये एक मैराथन है जिसमें आपको भी भागना है और प्रिपेयर करना है, हाँ हाँ। एंजॉय करना है और चलते रहना है। और पता नहीं कब कोई एग्जामिनेशन निकल जाए, जैसे आपकी भी थी। आपने क्या आईआईएम के बारे में सोचा था, एनडीए के बारे में सोचा, फिर आरबीआई से भी, नबार्ड, सारे एग्जामिनेशन दिए और इवेंचुअली आपने एंड में सोचा नहीं, अब ये एक एग्जामिनेशन है आईएफएससी और इसको मैं अब 100% एफर्ट दूंगा, और इवेंचुअली वो एग्जामिनेशन आपका निकल गया। सो अर्पित, बहुत ही अच्छी स्टोरी है आपकी। हम आपको विश करते हैं आपके फ्यूचर के लिए, आप बहुत अच्छे से काम करें आईएफएससी में जाके। तो लगता है कि आप बहुत अच्छे से काम करेंगे, बहुत सीरियस आप एस्पिरेंट भी थे और आप सीरियस एक ऑफिसर भी बनेंगे। बहुत एक एक चेंज लेकर आएंगे जो आपको काम देगा, अच्छे से करेंगे आप। सो अर्पित, उन सब आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। उसके साथ साथ अर्पित, जो हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स आएंगे सी रमन क्लासेस के, तो उनसे अगर मेरे को लगेगा कि उनको आपसे कनेक्ट करना चाहिए, बात करना चाहिए, तो उसके केस में भी आपको हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। ये हमारे सी रमन क्लासेस का एक मतलब बोलते हैं ट्रेडिशन है कि हम ऐसा बोलते हैं कि हाँ, अगर हमें लगेगा कोई डिजर्विंग स्टूडेंट है जो चाहता है आपसे एक बार कनेक्ट होना, समझना कि कैसे उसको प्रिपेयर करना चाहिए, तो आपसे कनेक्ट करवाएंगे और हम होप करते हैं कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपकी भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग रही। मैंने आपको बहुत परेशान किया इंटरव्यू के टाइम पे भी। और मैं हमेशा कनेक्ट रहूंगा, जितने भी एस्पिरेंट आए। ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि अगर मैं किसी के किसी भी तरह काम आ सका, तो मैं उसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और एक से पहले कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो मेरा अभी आरआरबी स्केल 2 का वो भी आ गया, जो अच्छा, वो पहले भी नहीं आ रहा क्लियर हो था। गया। वो भी अच्छा। हो गया। और पिछले बार जब वो नहीं हुआ था, तो मुझे बहुत दुख हुआ था सर, मैं बहुत रोया भी था कि क्यों ऐसा हुआ मेरे हम्म। साथ, मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है। बट जो होता है ना, अच्छे के लिए होता है। अगर वो क्लियर होता तो मैं शायद आईएफएससी का नहीं क्लियर कर पाता। और वो नहीं हुआ तो मैं ये क्लियर भी कर पाया। चलो। और मैं हमेशा जुड़ूंगा। ठीक और है। मेरी कुछ ये बोलना है कि आप लगे रहिए कंसिस्टेंसी से। और एक लाइन है, इफ यू रिस्क नथिंग यू विल रिस्क एवरीथिंग।
तो क्या थोड़ी कैलकुलेटेड रिस्क ले लेना चाहिए लाइफ में, और एट द वेल एंड जो सेड। होगा अच्छा ही होगा सर। गुड गुड गुड। चलो अर्पित, ऑल द बेस्ट। आगे आपसे बात करते रहेंगे। शायद मैं थैंक यू आपके सो मच सर। ऑफिस के अराउंड भी आऊंगा और वहाँ पे भी प्लान करते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय। हाँ सर।